तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो वहां पे हम लोगों ने बाइनरी स्टार्ट किया था। सो व्हाट इज बाइनरी? बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। सो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, इट इज स्टोर्ड इधर एज अ 1 और एज अ 0, यानी कि एक करंट का होना या ना होना। और इवन अर्लियर अटेम्प्ट्स में बहुत ही ट्राई किया गया था कि हम लोग 4 लेवल सिस्टम 5 लेवल सिस्टम बना दें। तो उसमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैनिपुलेट करना पड़ता है। सपोज जो हमारे पास मान लेते हैं ट्रांजिस्टर है, या हमने कोई ऐसा डिवाइस बनाया जिसमें हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। हम मान लेते हैं सपोज जैसे करंट एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, हम लोग मानते हैं 1 मार्किंग, मार्किंग 2, मार्किंग 3 और मार्किंग 4, मार्किंग 5 पे हम लोग 5 लेवल सिस्टम बनाते हैं। इसका ये मतलब है कि मेरे पास कोई डिवाइस है और मैं पर्टिकुलर अगर इतना इसमें करंट गया तो वी विल कॉल दिस सपोज लेवल 1, उसके बाद लेवल 2 और लेवल 3। पर इसका ये प्रॉब्लम था इन मल्टी लेवल सिस्टम्स का कि जरा सा नॉइज अगर आ जाता, सपोज इफ देयर इज अ वेरी स्लाइट नॉइज, तो वो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता था। सपोज ट्रांजिस्टर की बात लो, अब ट्रांजिस्टर में हमने क्या बोला, 2 ही स्टेट है। ऑन होना मतलब जरा सा करंट उसमें पास हो रहा है तो हम उसको ऑन स्टेट मानेंगे, और अगर उसमें करंट नहीं है, एक बिलो थ्रेशोल्ड करंट है, तो उसको हम ऑफ मानेंगे। तो अगर हम ये मल्टीपल लेवल सिस्टम बनाते हैं, जो मैंने आपको पिछली बार बोला कि 4 लेवल सिस्टम जो ह्यूमंस में होता है, अगर हम मल्टीपल लेवल सिस्टम बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जरा सा भी नॉइज इसको इंपैक्ट कर देता है। जरा सा कुछ एनवायरमेंट में कुछ खराबी हुई या टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर घटा, उसकी वजह से ये मल्टीपल लेवल्स को डिमार्केट करें, इनको दूर दूर रखना बहुत डिफिकल्ट था। तो ऐसे कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा एरर आते थे। तो इसलिए हम सेटल हुए किस पे, 2 लेवल सिस्टम पे। यानी कि हम लोग ने बताया कि करंट पास हो रहा है तो मतलब 1, करंट पास नहीं हो रहा है तो मतलब 0। ना द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब जो भी हम इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर क्या है, इट इज टेकिंग सम इंफॉर्मेशन, सम इनपुट। ये कुछ डेटा है, ये किसी इंफॉर्मेशन को ले लेता है और बीच में कुछ प्रोसेस करता है। ओके ठीक है, प्रोसेस के बाद ये आउटपुट देता है, यानी कुछ और डेटा देता है, यानी डेटा मॉडिफाइड डेटा किसी और मॉडिफाइड फॉर्म में देता है ये। तो दिस प्रोसेस इज टू बी डन ऑन सम डेटा। लेकिन अगर आप डेटा देखो, इसको किसी तरह रिप्रेजेंट करना है। हमने बोला कि कंप्यूटर में, चलो मान लिया हमने कि हर एक सिस्टम में हमने 2 लेवल सिस्टम बना दिया, हर एक चीज हमने 1 और 0 में रख देनी है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट डेटा, हाउ डू वी रिप्रेजेंट डेटा। पहले हम डेटा पे बात करते हैं। तो मैनी ऑफ यू पीपल माइट हैव हर्ड दीज टर्म्स, डेटा क्या होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। आई जस्ट ब्रीफली टेल यू डेटा क्या होता है। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर पाओ, सपोज आई एम गिविंग अ वेरी बेयरबोन बेसिक डेफिनेशन, कि कोई भी चीज को आप मेजर कर पाओ। सपोज मैं अभी बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, इसमें आप इसका मेजरमेंट ले सकते हो, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इस सपोज इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ये सब आप मेजर कर सकते हो, इसको कैप्चर कर सकते हो। तो दिस विल बी डेटा। इवन नॉइज इज डेटा। अगर मैं यहाँ पे शोर करना स्टार्ट कर दो, आप लोग जो वहां पे स्टूडेंट्स बैठे, अगर आप शोर करना स्टार्ट कर दो, दैट्स ऑल्सो डेटा। फिर उस डेटा में से क्या कर सकते हो, आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सपोज एनीथिंग कैन बी डेटा, जिसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग डेटा मानेंगे। तो फिर इन्फॉर्मेशन किसको कहेंगे, जो भी मीनिंगफुल डेटा होगा, जिससे हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि कोई सी बात, अगर मैंने सपोज कुछ लिख दिया यहाँ पे ABCD ऐसा कुछ कर दिया, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल जिबरिश है। तो अगर मैं ऐसा करूं, मैं APPLE लिख दूं, तो नाउ दिस वाज माय डेटा, और मैंने इससे कुछ अच्छा मैनिपुलेशन किया और उससे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कर दिया, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर दी। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग मीनिंगफुल डेटा, हमारे पास जो होता है ये इन्फॉर्मेशन होता है। और डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी चीज है जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे डिजिटल फॉर्म में या किसी और फॉर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग डेटा कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज को जनरली हम लोग डेटा मान सकते हैं, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत सारी चीजें आती है, मास, प्रेशर, ये सब चीजें, इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एनीवे, कमिंग बैक, ऑल ऑफ यू नो दैट कि ह्यूमंस के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स का ये मतलब है कि जहां से हम लोग इनपुट लेते हैं। सपोज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आप कानों से ये चीज सुन पा रहे हैं, तो ये आप इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे हो, और उसके बाद आपका दिमाग कुछ प्रोसेस कर रहा है, और उस प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, उस प्रोसेसिंग के बाद आप कोई ना कोई चीज इससे कर लेते हो, या आप चीज समझ लेते हो, यू कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। ये सब चीज आप लोग क्या कर रहे हो, सेंसरी ऑर्गन से इनपुट लेके प्रोसेस कर रहे होते हो। तो कंप्यूटर भी यही चीज करता है, इसको इनपुट लेना है, कुछ प्रोसेस करना है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगा कि कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद क्या आउटपुट दे सकता है, और उसके बेस पर डिसीजन लेना है। तो सिमिलरली जो मैंने आपको बताया, अब वैसे ही अब कोई भी जो चीज होगी, दैट्स एन इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो कल तक आपने जो सीखा था, जो आपने लास्ट क्लास सीखा था, आपके पास डेसिमल नंबर्स थे, आप उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपके पास अगर बाइनरी नंबर दिया होगा तो आप उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने देखा, मैं आपको कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव नंबर्स बता रहा था, आई वाज गिविंग यू नंबर्स 148, 145 ऐसा कुछ आपको बता रहा था, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। आपको जब मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे रहा था 101001 ऐसा कुछ, तो आपको मैं बता रहा था कि इसको आप कन्वर्ट करो इन डेसिमल। तो आप यहां पे देख पा रहे थे कि आप हमेशा पॉजिटिव नंबर्स में ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट नंबर्स में क्या होता है, आपके पास जो डेटा है वो सिर्फ नंबर्स नहीं होता। अब आपके पास नंबर में पॉजिटिव एक नंबर होता ही है,
तो नंबर्स के साथ साथ आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है, आपके पास नेगेटिव नंबर होता है, आपके पास और किस्म के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, जो मैंने यहां पे बोला। जैसे ह्यूमंस इनपुट लेते हैं तो वैसे ही कंप्यूटर भी आप इनपुट लेगा। कंप्यूटर कैन टेक टेक्स्ट एज एन इनपुट, कंप्यूटर कैन टेक इमेज एज एन इनपुट, कंप्यूटर वीडियो इनपुट ले सकता है, और भी बहुत सारी किस्म के इनपुट ले सकता है। तो नंबर्स तो आपने देखे, नंबर्स में आपने पॉजिटिव नंबर का देखा, नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। क्या आप मुझे आपस में डिस्कस करके बता सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कंप्यूटर में? आई गिव यू अ मिनट और सो। तो आप में से कुछ लोगों ने सही डायरेक्शन में सोचा कि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकता है साइन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे पास जो बिट्स है, सपोज मुझे अगर 8 रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखता हूं 1 0 एंड 0 एंड 0। तो यहां पे मेरे पास ये मैं 8 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना। इफ आई हैव टू से -8, क्यों ना मैं ऐसा चीज करूं कि मैं और एक बिट लिख दूं और इस बिट का नाम ही रखता हूं मैं साइन बिट। और ये साइन बिट से क्या होगा, अगर ये साइन बिट 1 हुआ तो मैं नंबर को नेगेटिव मानूंगा, अगर ये साइन बिट 0 हुआ तो इस नंबर को मैं पॉजिटिव नंबर मानूंगा। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट में यहां पे अगर 0 लिख दूं तो इसको आप 8 पढ़ोगे, और अगर मैं यहां पे इस नंबर को 1 लिख दूं, इस बिट को 1 कर दूं, तो इसको मैं यहां पे -8 पढ़ूंगा। तो इस बिट को हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB। तो माइनस दिखाने के लिए हम लोग यहां पे 1 लिखेंगे और प्लस दिखाने के लिए यहां पे हम लोग 0 लिखेंगे। तो इस बिट का नाम ही रख दिया गया साइन बिट, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि मेरे पास अगर पॉजिटिव नंबर्स थे तो उनको हम मैं डायरेक्टली बाइनरी में लिख सकता हूं, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में लिख सकता हूं। एक बिट को मैं रिजर्व कर सकता हूं, मेरा जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSB है, उसको मैं रिजर्व करूंगा टू शो द साइन। अगर 1 होगा तो नेगेटिव, अगर 0 होगा तो पॉजिटिव। तो यहां तक आपको क्या समझ आया कि एक बिट रिजर्व था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाज रिजर्व फॉर साइन। अगर उसका साइन सपोज अगर मेरे पास वो नेगेटिव है तो मैं वहां पे 1 लिखूंगा, अगर मेरे पास वो पॉजिटिव तो मैं 0 लिखूंगा। यहां पे जब इस नंबर को हम लोग देखते हैं तो पहला नंबर तो मैंने ही दिखाया 1 1 0 0, तो यहां पे नेगेटिव एंड दिस वाज 4, तो -4। अब यहां पे भी सेम चीज यही कर रहा है, दिस इज नेगेटिव। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, यहां से मेजरमेंट शुरू करोगे, यहां से आप लोग इसको रीड करना शुरू करोगे। सो दिस इज 1 2 4 8 16 32, तो 32 प्लस 8 इज 40, 40 प्लस 4 इज 44 प्लस 1 इज 45, तो नेगेटिव 45। कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा, आपको पहले बाइनरी में सिखाया, उसके बाद आपको मैंने नेगेटिव नंबर सिखाया। पर साइन मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम है, यहां पे मैं फिर से, आप जब भी आप ये घर में ये वीडियो देखोगे, यहां पे आप पॉज एंड पॉन्डर, यहां पे आप इस वीडियो को रोक देना, तो उसके बाद आप सोचना कि इसका कोई प्रॉब्लम है क्या। हाँ, इसका ये प्रॉब्लम है कि एक बिट तो मेरा वेस्ट हो रहा है। सपोज अगर मेरे पास 4 बिट्स थी, 1 2 3 4 बिट्स थी, और मैं 4 बिट से आराम से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर पाता था, 2 to the power n-1, मैं इतने नंबर रिप्रेजेंट कर पाता था। 2 to the power 4-1 4 बिट्स में, यानी कि 16 या 15 नंबर। जब मैंने एक बिट को रिजर्व कर दिया, एक बिट को मैंने रखा ही अब साइन के लिए, नाउ आई एम लेफ्ट विद 3 बिट्स, तो साइन मैग्नीट्यूड का तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसने तो नंबर का हाफ कर दिया, यानी कि अब मुझे और बिट्स चाहिए होंगे नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसलिए लोगों ने क्या किया, उन्होंने और नंबर सिस्टम लेके आया, और रिप्रेजेंटेशन लेके आया। नंबर सिस्टम तो बाइनरी था, रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने 1s कॉम्प्लीमेंट लेके आए, 2s कॉम्प्लीमेंट लेके आए। ठीक है, लेकिन अब आपको ये खुद सोचना है, मैंने तो आपको लिमिटेशन बता दिया साइन मैग्नीट्यूड का, कि एक बिट हम लोग रिजर्व कर रहे थे साइन के लिए, तो उसकी वजह से हमारा रेंज जो था वो कम हो रहा था, यानी कि हम एक बिट को रिजर्व करने की वजह से बिट्स को कम कर रहे थे। नाउ पीपल थॉट किसी और तरह हम लोग मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, इन बिट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? तो वो किस फॉर्म में लेके आए इसको, 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम लोग अभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्टिकुलर नेगेटिव नंबर्स को हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर्स में। नाउ आई विल स्टॉप, यहां पे मैं ये डिस्कशन स्टॉप करता हूं। ये 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहां पे मैंने आपको दे दिया पॉज एंड पॉइंटर। यू जस्ट स्टॉप द वीडियो ओवर हियर, और उसके बाद यहां पे रिसर्च करो आप अपना कि 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। नाउ वी लीव दिस डिस्कशन। अब सेकंड डिस्कशन हमारा स्टार्ट होता है। अब मुझे उसके बाद पॉइंट वाले नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। अब तो मुझे ये समझ आया कि 1 रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2 रिप्रेजेंट, 3, ये सब नंबर, -14 -15 ये सब भी हो सकते हैं मेरे से, 0 ये भी कर सकता हूं। सो इज देयर अ वे कि अगर मैं 14.5 को रिप्रेजेंट करूं, कैसे मैं करूं रिप्रेजेंट करूं, 15.689 को कैसे रिप्रेजेंट करूं, 31.89 को कैसे रिप्रेजेंट करूं? तो आपको मैं फिर 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए, आपको क्या लगता है? तो जब ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट को आया कि आप फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ा सा प्रॉब्लम इसमें पहला क्या था कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इन बिटवीन 2 नंबर्स। अगर मेरे पास 20 और 21 है, इनमें मुझे इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं 20.01 लिख सकता हूं, मैं 20.001 लिख सकता हूं, 20.001 लिख सकता हूं, फिर 20.0015 ऐसा कुछ।
नाउ यू कैन क्लियरली सी कि 20 और 21 के बीच में व्हाट इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स। अब कंप्यूटर का प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर का प्रॉब्लम आता है व्हाट्स कॉल्ड एज प्रिसीजन प्रॉब्लम। प्रिसीजन क्या होता है, कोई चीज को कितना प्रिसाइसली कर सकते हैं, व्हाट इज प्रिसाइज। सपोज अगर कहीं पे अटैक करना है, आपको ये दिया गया है कि 10,2 कोऑर्डिनेट पे अटैक करो और आपने 11,2 पे कर दिया, थोड़ा सा आपका प्रिसीजन एरर आ गया, यानी 10 की जगह आपने 11 कर दिया, दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन एरर। अब सिमिलरली क्या होता है कंप्यूटर में, जब भी कोई चीज स्टोर होती है, पर्टिकुलर ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, इनमें कुछ ना कुछ प्रिसीजन एरर आ सकता है। ठीक, अगर बहुत ही प्रिसाइसली हमें नंबर को, अगर आपको मैं बताऊं कि आप लोग ये रिप्रेजेंट करो 3.1489 ऐसा कुछ 9402, ये इनफाइनाइट नंबर्स यहां पॉसिबल है, हो सकते हैं, तो कंप्यूटर उसको प्रिसाइसली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर में क्या आ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन एरर। प्रिसीजन एरर आते हैं। प्रिसीजन एरर क्यों आते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है हमारे दो नंबर्स के बीच में। अगर मेरे पास एक नंबर 28, 21, उनके बीच में अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो अब उनको हर चीज को हम लोग एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी वजह से क्या आता है प्रिसीजन एरर। तो अब मैं यहां बताने लग गया हूं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब, क्योंकि इनमें ये नंबर एक फ्लोट हो रहा होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 12.5, ये पॉइंट जो है इसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं, ये यहां भी फ्लोट कर सकते हैं, यहां पे भी मैं लिख सकता हूं 1.25 ऐसा कुछ, तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जब ये प्रॉब्लम साइंटिस्ट को आया कि अब कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, तो वहां पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, उस स्टैंडर्ड को हम लोग कहते हैं IEEE 754 स्टैंडर्ड। दिस इज प्रीटी वियर्ड नेम, आपको नाम से कोई मतलब नहीं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। इसमें दो स्टैंडर्ड्स बनाए, एक को हम लोग कहते हैं सिंगल प्रिसीजन स्टैंडर्ड, सिंगल प्रिसीजन, दूसरे को हम लोग कहते हैं डबल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग 32 बिट्स को यूज करते हैं। अब आपको पता है कि 10 या 1 को हम लोग एक बिट कहते हैं। अब ऐसे ही आप लोग 32 रखोगे आपस में, तो उसको हम लोग यहां पे मानेंगे 32 बिट्स। वैसे ही 64 को आप एक जगह रखोगे तो हम लोग 64 बिट नंबर उसको बताएंगे। तो सिंगल प्रिसीजन में क्या इन्होंने बोला कि सिंगल प्रिसीजन में हम लोग 754 बिट्स का, यहाँ पे सिंगल प्रिसीजन 754, इसमें 32 बिट्स का यूज करेंगे, और आपके पास जब डबल प्रिसीजन होगा तो उसमें हम लोग 64 बिट्स को यूज करेंगे। अब इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आप लोग ऐसा नोटेशन लिखते हैं, आपको पता है अगर आपको कोई नंबर दिया जाएगा, सपोज आपको नंबर दिया गया से 34000 ऐसा कुछ, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में पता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 3.4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे मैं कितने पावर लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 टू द पावर 5 मैं लिखूंगा। तो इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये आपको शायद पता होगा, कोई बंदा जो 11th में पढ़ता हो उसको ज्यादा पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलर अगर मेरे पास बहुत छोटा नंबर है, मेरे पास नंबर है 0.00014 ऐसा कोई नंबर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.4 इंटू 10 टू द पावर, और फिर माइनस कितने से डिवाइड करना है 1 2 3 4 ऐसा कुछ, सपोज -5 रफली मैं लिख रहा हूं, तो यहां पे ये नंबर मेरे पास आएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे माइनस का मतलब है डिवाइड करो इससे, तो सिमिलर यहां पे इसका मतलब है 5 से मल्टीप्लाई, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5, यानी कि 1 को 5 0 डाल दो, तो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। यानी कोई भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कंप्यूटर में जो नंबर तुम लिखोगे उसको हम लोग 2s की पावर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास एक मेंटीसा होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। तो इसको आप यहां पे मान लो, ये आपका सपोज ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग मेंटीसा कहते हैं। ठीक है, इसको मेंटीसा कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, लेकिन 10 की पावर की जगह हम लोग 2 की पावर प्रेफर कर सकते हैं। तो जब मेरे पास कोई भी नंबर होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं, सपोज 1.4 ऐसा -1.4 इंटू 2 टू द पावर 5 ऐसा कुछ। अब मेरे पास क्या है, आई हैव दिस नंबर, मेरे पास ये नंबर है, इसको मैं मेंटीसा कहूंगा, और इस नंबर को मेरे पास यहां पे जो है इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहेंगे। ठीक है, इट इज बिकमिंग अ लिटिल बिट टफ, लेकिन आप यहां पे देखो स्टैंडर्ड कैसा बनाया गया, आप देखो कि साइंटिस्ट सोचता कैसे है। तो उसने बोला एक तो ठीक है मेरे पास 32 बिट्स है, अब मैं 32 बिट्स में इसको स्टोर करूंगा। अब पहला जो बिट है ये वाला, यहाँ पे ये मैं साइन बिट रखूंगा, मेरे पास 32 बिट्स है, पहला बिट जो मैंने रखा इसको मैंने साइन के लिए रख दिया, मान लो मैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक बना रहा हूं 1 बिट, दिस इज माय साइन बिट। उसके बाद क्या है, उसके बाद मुझे सपोज ये एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करना है किसी तरह। ठीक है, और उसके बाद मुझे ये मेंटीसा भी रिप्रेजेंट करना है। अब उसके लिए क्या बोला एक्सपोनेंट को हम लोग उसके बाद 8 बिट्स में रखते हैं, 1 बिट साइन बिट, 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स। ये तो मैंने साइन बिट डाल दिया, और 8 बिट्स जो मेरे पास थे इनको हम लोग एक्सपोनेंट से, इनसे हम लोग एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको पता है 8 को तो इसको 5 को आप लोग आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेंटीसा, बाकी जो आपके बिट्स बचे, सपोज 23 बिट्स यहां पे बचते हैं,
यहां पे आपके 23 बिट्स बचते हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग मेंटीसा को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सिंगल प्रिसीजन में था, यानी पहला बिट क्या हुआ, साइन बिट, और बाकी 8 क्या होंगे, एक्सपोनेंट्स, और बाकी जो आपके पास 23 बचा उससे मेंटीसा। और आपको पता है मेंटीसा किसको कहते हैं और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। और यहां पे लिखते कैसे, कोई भी नंबर आप मुझे दोगे ना उसको मैं 2s के इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई भी नंबर होगा मेरे पास उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। और ठीक है, फिर आपको जब रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, आपको जैसे ही कोई नंबर दिया जाएगा और बोलेगा ये फ्लोटिंग पॉइंट 754 स्टैंडर्ड में है, तो इसको आपको वापस भी कन्वर्ट करना है। और यहां पे मैं इस चीज को स्टॉप करता हूं, बिकॉज वी विल नॉट गो इन ऑल द डिटेल। ये पूरा का पूरा जो है ना, ये 2-3 लेक्चर लग सकते हैं इसको पूरा समझाने में। तो सेकंड चीज क्या है मेरे पास, 64 बिट वाला IEEE डबल प्रिसीजन स्टैंडर्ड जो मेरे पास है, उसमें हम लोग 64 बिट्स यूज करते हैं। उसमें जो पहला बिट है वो साइन बिट होता है, पहला बिट साइन बिट। उसके बाद क्या है, उसके बाद 18 बिट्स हमारे पास होते हैं, वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बाकी जो बचा 52 बिट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, यहां पे जो मेरे पास 52 उसमें हम लोग मेंटीसा को स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर आप इनको गिनोगे तो दिस विल बी 64 बिट्स रफली। तो यहां पे मेरे पास क्या था, 23 बिट्स मेंटीसा, यहां पे 52 बिट्स, यहां पे 8, यहां पे एक्सपोनेंट के लिए 18 बिट्स। लेट मी चेक इट इफ इट इज क्लियर। 11 यहां पे 11 है, सॉरी, तो मैं यहां पे गड़बड़ कर रहा था। तो यहां पे मेरे पास 1 बिट, फिर 11 बिट, फिर 52 बिट्स। तो यहां पे क्या था, 1, 8 और 23 बिट्स। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स। और ये देखो स्टैंडर्ड, मुझे भी नंबर ऑफ बिट्स का पता नहीं है कि कौन कौन सी बिट्स कितनी है। यू कैन जस्ट पिक अप द मैनुअल, आप इंटरनेट पे देख सकते हो। यानी IEEE 754 सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड ये है और डबल स्टैंडर्ड ये है। तो अब आपको ये भी समझ आ गया कि कैसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। क्योंकि मैं आंसर किस चीज को कर रहा हूं, मैं आंसर ये चीज कर रहा हूं कि कोई भी डेटा जो होगा उसको हम लोग कंप्यूटर में बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। एनीथिंग दैट यू सी इन कंप्यूटर इज बाइनरी, वेदर बी इट इमेज, बी इट से म्यूजिक, बी इट टेक्स्ट, कोई भी चीज जो होगी ना आपके पास वो किससे होगी, फिर दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय बाइनरी। इंटीजर तो आपको समझ आ गया, आपको पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स पूरा समझ आ गया, आपको जीरो ये सब समझ आ गया, क्योंकि उसमें हमने यूज किया था सिंपल बाइनरी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। फिर हमने देखा कि नेगेटिव इंटीजर्स भी करने होते हैं, तो उसमें हमने बोला कि एक साइन बिट रखते हैं। मैंने बोला और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उनको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो मैंने आपको बोला कि IEEE 754 स्टैंडर्ड्स बनाए गए 32 बिट्स और 64 बिट्स को यूज करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं सिंगल प्रिसीजन और इसको हम लोग कहते हैं डबल प्रिसीजन। और मैंने आपको दिखाया कि 64 बिट्स या 32 बिट्स को कैसे मैप किया जाता है, क्योंकि नंबर को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे इस फॉर्मेट में, ठीक है, 2 के पावर में, वायर वी हैव दिस मेंटीसा एंड यू हैव दिस एक्सपोनेंट। अब आप साइन, मेंटीसा और एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हो विद इन दीज बिट्स। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? नाउ दैट वी सॉ कि कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो, भले नेगेटिव इंटीजर्स हो, जीरो हो, सपोज हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बचता है कि हमारे पास और एक टाइप का डेटा है, दैट इज टेक्स्ट। हमारे पास टेक्स्ट होता है, ठीक है, हमारे पास टेक्सुअल डेटा होता है। हम ABCD भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है, हम लोग, मैं किसी को हेलो लिख सकता हूँ, हेलो लिख सकता हूँ, मैं किसी को सपोज हाई लिख सकता हूँ। तो ये सब भी तो बाइनरी में स्टोर होता होगा। दिस ऑल्सो विल बी स्टोर्ड इन बाइनरी इन कंप्यूटर। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि ये कैसे स्टोर होता होगा? अगर आपको मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बना दूं, आपको बता दूं कि देखो आपको तो पता है कंप्यूटर रन्स ऑन बाइनरी, तो आप मुझे किसी तरह से बता दो ये नंबर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट, ये टेक्स्ट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं बाइनरी नंबर्स में। अब जिसने सुना था उन्होंने आंसर ये बताया कि हम लोग पहले से इसकी मैपिंग कंप्यूट करके रखते हैं, यानी कि इसकी कोई मैपिंग बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब मैपिंग में क्या रखेंगे, सपोज अगर मुझे मैपिंग बनाने, मैं बोलता A को हम लोग 1 रखेंगे, सपोज B को हम लोग 2 रखेंगे, ऐसे करके Z को 26 रखेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग इनको नंबर देंगे। लेकिन हमें डिसाइड करना है कितने बिट्स हम लोग देंगे, ठीक है। और जैसे ही कोई भी बंदा स्टैंडर्ड बनाता है, सपोज कोई बंदा स्टैंडर्ड बनाने आता है, तो उसको हर चीज सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही कंप्यूटर हुआ तो इसके एनकोडिंग बनाई गई, ठीक है, इनको हम लोग कैरेक्टर एनकोडिंग कहते हैं। तो कैरेक्टर एनकोडिंग में पहला एनकोडिंग स्कीम जो बनाया गया था दैट वाज कॉल्ड ASCII, ASCII। ये ASCII को बताया गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, आप लिख भी सकते हो, बहुत टाइम लगेगा मुझे लिखने में, आई लीव इट। मैं आपको फिर बताता हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ये ASCII का नाम। इन्होंने क्या किया था, 1961 में इन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में इसको पब्लिश किया और इन्होंने 7 बिट्स का कोड बनाया। उन्होंने बोला मैं 7 बिट्स का हम लोग कोड बनाते हैं। और आप लोग को पता है 7 बिट्स कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इतने बिट्स रखे। तो मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसे, 2 to the power 7 यानी 128 रिप्रेजेंटेशंस, क्योंकि मैं सबको 0 दे सकता हूं, 0 0 0 से लेके सबको 1 1 1 तक। मेरे पास टोटल 2 to the power 7 रिप्रेजेंट यानी कि 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स को मैं दिखा सकता हूं। अगर आप देखोगे कैपिटल A to कैपिटल Z सिर्फ 26 आते हैं, तो वैसे स्मॉल a to Z ये भी 26 आते हैं।
स्मॉल ए टू स्मॉल जी 26 आते हैं। फिर हमारे पास सपोज कॉमा होगा, हाइफन होगा, ये कैरेक्टर, ये भी कुछ आता है। तो एवरीथिंग वाज इंग्लिश लैंग्वेज में, हर कोई जो चीज थी दैट वाज अंडर 128। अब इसमें क्या बनाया गया, इसमें एक टेबल बनाया गया, उस टेबल में बताया गया कि हम लोग क्या करेंगे, सपोज 0 से लेके 31 तक हम लोग उनको कंट्रोल कैरेक्टर्स कहते हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स को देंगे ये नंबर्स। उसके बाद 32 से हम लोग स्पेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे पास 33 से लेके 47 तक पंक्चुएशन, जैसे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, हैश हो गया, एट द रेट, ये सब पंक्चुएशन में आता है। सपोज ये सारी चीजें जो है हमारे पास पंक्चुएशन, परसेंटाइल, ये सब पंक्चुएशन में है। तो उसके बाद बोला गया 48 से लेके 57 तक डिजिट्स, जो हमारे पास डिजिट्स है 0 से लेके 9 तक, ये डिजिट्स इनको रखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, तो उसके बाद मोर पंक्चुएशन, 58 टू 64 से मोर पंक्चुएशन, ये कोलन आ गया, सेमी कोलन आ गया, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सिंबल्स आ गए, ठीक है। एट द रेट इसमें आ गया। और उसके बाद 65 से लेके 90 तक अपर केस लेटर्स, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी टू जेड, वैसे लेके उसके बाद 91 से लेके 96 मोर पंक्चुएशंस और पंक्चुएशन, उन्होंने अपने हिसाब से एक टेबल बना दी है। तो ऑल इन ऑल बोलने का मकसद ये है कि हर एक चीज की एक मैपिंग दी गई। जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं ना, आपके साथ जो कीबोर्ड है वहां पे आपको एक कैपिटल ए दिख रहा होगा, लेकिन अंदर से उसका रिप्रेजेंटेशन 65 रखा गया, कैपिटल बी रखा गया, उसका 66 रखा गया, वैसे स्मॉल ए का 97 रखा गया, स्मॉल बी का 98 रखा गया। ऐसे ऐसे करके क्या किया गया, हर एक कैरेक्टर की मैपिंग की। इनको हम लोग कैरेक्टर्स कहते हैं, यानी ए को एक कैरेक्टर कहते हैं, इस स्मॉल ए को एक कैरेक्टर कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कैरेक्टर्स। तो इसीलिए क्या किया गया इनको, इसीलिए हम इस चीज को कैरेक्टर एनकोडिंग कहते हैं। कैरेक्टर एनकोडिंग, ये एसकाई जो हमारे पास है, दिस इज कैरेक्टर एनकोडिंग। तो इसमें आपने देखा कि हम लोगों के पास के 7 बिट्स थी, और 7 बिट्स से हम लोग 128 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसका टेबल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फिर से आपके लिए काम है, यहां पे आप वीडियो को पॉज करोगे और देखोगे एसकी का टेबल, एसकी का टेबल आप देखोगे, 128 कैरेक्टर्स को डिफाइन किया गया था। प्रीटी इजी। अब आपको तो पता है, मान लेते हैं कि हमारे पास 7 बिट्स है, एक और बिट बढ़ा दो, 8 बिट्स कर दो। तो 8 बिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक बाइट। इसका अलग नाम ही दिया गया, एक बाइट। तो अगर हम 8 बिट्स करेंगे ना, तो ये भी एसकाई में आता है। इसको हम लोग एक्सटेंडेड एसकाई कहते हैं, एक्सटेंडेड एसकाई। इसके बाद हमारे पास क्या आ गए, अगर मेरे पास 7 बिट्स थी तो आई हैड 128 कैरेक्टर्स। कोई मुझे बताएगा 8 बिट्स से कितने कैरेक्टर्स होंगे, 2 to the power 8, दैट इज 256, यानी 256 कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए। तो एक्सटेंडेड एसकाई में कितने थे, 256 कैरेक्टर। और मैपिंग आपको याद नहीं रखना, आपको रटा लगा नहीं लगाना, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अब तो हमने ये भी सीखा। बट द प्रॉब्लम इसमें, और एक प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम यह है कि अब बहुत लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जब एशिया में कंप्यूटर पहुंचा, अब यहाँ पे चाइनीज लोग थे, ठीक है। जब इंडिया में पहुंचे, यहाँ पे हिंदी था, तो बहुत कुछ चीजें थी यहाँ पे। बोला कि अब 256 कैरेक्टर्स तो पॉसिबल, इससे तो बहुत कैरेक्टर हमारे पास होते हैं। एबीसीडी में ही देखा जाए तो उसमें कैपिटल ए टू कैपिटल जी 26, स्मॉल ए टू स्मॉल जी सब और 26, पंक्चुएशन, ये सब मिला के मान लेते हैं सब 100+ कैरेक्टर्स आते हैं। अगर किसी को उर्दू में लिखना है अब, देन द प्रॉब्लम इज अले बा ये सब लिखना होगा, इनके लिए भी तो मैपिंग रखनी है फिर, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो बिट्स हमने कम रखी, तो इसके लिए क्या गया, इसके बाद लोगों ने और एक जो है हमारे पास कैरेक्टर एनकोडिंग है वो बना, उसको हम लोग कहते हैं यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड क्या बनाया गया, ये जेरोक्स, अगर आपने सुना होगा, जेरोक्स एक कंपनी हुआ करती है, वहां पे बनाया, और एप्पल वालों ने ये बनाया। इसीलिए एप्पल के फोन महंगे हैं, क्योंकि एप्पल बहुत पैसा लगाता है रिसर्च में। तो एप्पल ने आई थिंक 1991 में इन्होंने ये बनाया यूनिकोड। बोला कि हमारा प्रॉब्लम तो इससे और बढ़ सकता है, क्योंकि हम हमारे पास सिर्फ 256 कैरेक्टर्स है, लेकिन दुनिया की बहुत सारी और लैंग्वेज है जिनको हम लोग को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट, जिनके कैरेक्टर्स हम लोग को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने हैं। अलिफ है, बे है, चाइनीज में अपना होगा, अरबिक में अपना होता है। तो हर एक की क्या होगी, एक मैपिंग होगी। अब यूनिकोड में क्या है, यूनिकोड में आपके पास 1.1 मिलियन पॉसिबल कैरेक्टर्स है, 1.1 मिलियन पॉसिबल कैरेक्टर्स। इसमें आपके पास बहुत सारी, इसमें आप लोग बाइट्स में दे सकते हो, 1 से लेके 4 बाइट्स तक, कुछ भी। 1 से लेके 4 बाइट मतलब अब एक बिट से 4 बिट से 8 बिट से उठा के 4 बाइट, यानी कि 34 into 8 कितना होता है, 32 बिट्स तक कुछ भी यूज कर सकते हो। इतने सारे बिट्स आपको दिए गए, इसीलिए पॉसिबल कैरेक्टर जो हमारे पास है ना, वो 1.1 मिलियन बना सकते हैं हम लोग। पहले जो 128 कैरेक्टर जो पहले है ना, उनको एग्जैक्टली ऐसे रखा गया जैसे एसकी में रखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कि जिस जो एसका यूज करता है यूनिकोड भी उस पर चलेगा, क्योंकि इसको हम लोग किस लिए यूज किया फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के जो पहले 128 सीक्वेंस थे या 256 इवन जो हम लोग एसकाई में यूज कर रहे थे, यूनिकोड में भी उसका वही का वही है। सपोज ए को अभी भी 65 दिया गया, ठीक है, और कैपिटल बी को 66 दिया गया, स्मॉल ए को यहां पे भी 97 दिया गया।
बट आपको पता है कि एस्काई एक्सटेंडेड एस्काई में 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन यहां पे हम लोग 1.1 मिलियन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट, इसलिए आपको दिखाई देगा कि 1991 के बाद से ना आप लोग, जब से आप पैदा हुए, सपोज इवन हम भी पैदा हुए, तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि कंप्यूटर उर्दू भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, चाइनीज भी इसको आती है, इसमें हर कोई कैरेक्टर होता है। लेकिन गड़बड़ पता है कहां होता है, अगर आप कोई फाइल ओपन करोगे ना जो सपोज चाइनीज में लिखी है, अगर उसको ओपन करोगे आप नॉर्मल इंग्लिश एडिटर से, वो गार्बल दिखाता है, वो कुछ भी दिखाता है, वो कहीं पे @ दिखाएगा, कहीं हैश दिखाएगा, उसको लगता है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। सपोज अगर आप एस्काई टेबल यूज करोगे वहां पे तो वो गड़बड़ करता है। बहुत लोगों को कभी मिसक्लिक, आप कंप्यूटर यूज करोगे, आप कभी मिसक्लिक करोगे किसी फाइल पे, वो आप टेक्स्ट एडिटर से ओपन करोगे, आप देखोगे वो गार्बल टेक्स्ट दिखाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो उसको एस्की में रीड करना चाहता है, प्रॉब्ली वो इमेज फाइल होती या वो वीडियो फाइल होती, तो उसमें वो क्या करता है, वो कोशिश करता है इनको एज ए टेक्स्ट रीड करने का, वो कुछ ना कुछ उसको आंसर दे ही देता है। तो ना वही सौ के आप टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एस्की आया, एस्की का प्रॉब्लम आपने देखा, उसमें पहले 128 कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर, फिर एक बिट बढ़ाया गया जिसको हम लोग ने बोला एक्सटेंडेड एस्की, तो वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम था, क्योंकि अब हम लोग को बहुत सारी लैंग्वेजेस दिखानी थी, चाइनीज, कोरियन, इंग्लिश, अरेबिक, ये सब दिखाना था। तो नाउ वी केम टू व्हाट्स कॉल्ड एज यूनिकोड। अब यूनिकोड का भी आप लोग यहाँ पे टेबल देखोगे, यूनिकोड का भी अपना टेबल है, उसमें 1.1 मिलियन एंट्रीज है। तो जब भी आप कोई नई लैंग्वेज बनाओगे तो स्टिल यू कैन मेक ए मैपिंग, इसमें इमोजीज का भी मैपिंग है। तो अगर आप इमोजीज देखोगे ना, जो आपके पास वो जो आप देते हो, सपोज हार्ट का इमोजी भेजते हो, तो दैट इज ऑल्सो इन यूनिकोड। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? तो यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हमने देखा कि हर एक चीज को हम लोग को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई बाइनरी इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपको पहले ये चीज प्रूव करूं कि सही में हर चीज बाइनरी में स्टोर होता है, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को ये चीज प्रूव करना चाहता हूं कि हर एक चीज जो आपको कंप्यूटर में दिख रही है, वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको दिख रहा है, वो समहाउ इट इज स्टोर्ड इन बाइनरी। तो मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम लिखा है पाइथन में, तो अगर मैं कोई भी फाइल रीड करूं वो आपको उसकी बाइनरी दिखाएगा। गिव मी अ सेकंड, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं, और कोई भी फाइल में उसे रीड करवाऊंगा ना, वो उसका बाइनरी मुझे बताएगा कि उसका बाइनरी क्या है। आपको जो यहाँ पे कोड दिखाई दे ना, ये किसी भी फाइल को रीड करता है ये कोड, और उसके बाद उसकी बाइनरी पढ़ता है। अगर मैं कोई भी आपको फाइल दिखाऊं ना इसमें, तो वो क्या करेगा, इसको रीड करेगा और उसकी बाइनरी दिखाएगा। तो ना आई विल शो यू दैट। यहाँ पे नीचे जो मैं खोल रहा हूँ इसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। मैं कोई फाइल यहाँ पे देखूंगा, एलएस यहाँ पे सिर्फ बाइनरी है, आई विल मूव ए फाइल। मैं यहाँ पे कोई फाइल मूव करता हूँ, सपोज एक इमेज की फाइल है जो इस फोल्डर में मैं मूव करूंगा, और आपको मैं दिखाऊंगा वो इमेज रीड कर गया। मेरे पास अगर कोई टेक्स्ट पड़ा होगा, वो सब चीज मैं दिखाता हूँ आपको कि वो सब इसकी बाइनरी रीड करेगा। गिव मी अ सेकंड फॉर दिस। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, जो लेफ्ट साइड में मैंने एक और फाइल कॉपी कर दिया, प्लान फॉर एजेंट्स मेरा एक फाइल था। तो अगर मैं यहाँ पे एलएस कर दूं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा एक फाइल है binary.py जिसमें कोड लिखा हुआ, और एक फाइल लिखा हुआ प्लान फॉर एआई एजेंट्स, LTIM कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, binary.py, ठीक है। मैं जैसे ही इसको पाइथन से रन करूंगा, आपको किसी को समझने की जरूरत है नहीं कि ये कोड कैसे चलता है। आई थिंक पीपल हु आर एट होम सेंटर उनको समझ आ रहा होगा, क्योंकि वो पाइथन पढ़ रहे हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे ये binary.py खोला, और उसके बाद क्या करता हूँ, ये प्लान फॉर एजेंट्स को ओपन करता हूँ। देखो प्लान फॉर एजेंट्स .pdf, ये PDF स्टोर्ड है। तो जैसे मैंने इसको एंटर किया, आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये हर एक बाइनरी दिखा रहा है आपको। स्टार्ट में आपको यहाँ पे देखो ये पहला बाइनरी है, उसके बाद ये नेक्स्ट बाइनरी है। यहाँ पे ये 8 बिट्स के चंक में दिखाता है, क्योंकि ये जो हमारा फाइल होता है इट इज कॉल्ड एज बाइट एड्रेसेबल, यानी इसको इसकी हर एक बाइट को पढ़ा जाता है। आपको मैंने बोला कि 8 बिट्स जिसको हम कंबाइनली एक बाइट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक बाइट है, इसका ये है, ये एक बाइट है, ये दूसरा। और यहाँ पे इसका बता भी रहा है PDF14% ... 20। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा इसका। अगर आपको यहाँ पे मैं फिर से जूम करूं थोड़ा बहुत, सो दैट यू क्लियरली सी इट। तो यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो पहला जो हमारे पास पहला जो बाइट है, क्योंकि एड्रेस जो है हमारा जो कंप्यूटर है वो एक चंक को पढ़ता है एक साथ, वो सिर्फ एक बिट को नहीं पढ़ेगा, वो 8 बिट्स को एक साथ पढ़ सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास उसको हम लोग रीड राइट बस कहते हैं। तो पूरा वो 8 बिट्स का वो चंक पढ़ लेता है। तो उसने 8 बिट्स में क्या पढ़ा, 001 0010, और इसका है 25। सपोज यहाँ पे इसका ये सिंबल है एस्की में। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे इसका एस्की में P सिंबल है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले शायद 200 बाइट्स को प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये सब के सब यहाँ पे इसका एस्काई भी आपको दिख रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं, ये तो मेरे पास PDF डॉक्यूमेंट था, अगर मेरे पास इमेज भी होगी ना, तो इमेज को भी ऐसे ही पढ़ लेगा। तो मेरे पास इमेज भी स्टोर कैसे होगी, बाइनरी में स्टोर होगी। तो आपको मैं अभी समझाऊंगा कि इमेज कैसे स्टोर होती है। तो आपको यहां तक तो दिखा कि हर एक चीज जो कंप्यूटर में होती है वो बाइनरी में स्टोर हो सकती है, और उसकी बाइनरी हम लोग भी रीड कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में फिर स्पेशल प्रोग्राम होते हैं जो इन बाइनरीज को रीड करते हैं। जैसे आपके पास टेक्स्ट को देखने के लिए नोटपैड है, VS कोड है, आपके पास वैसे ही इमेज को देखने के लिए इमेज व्यूअर है, पेंट है, वीडियो की देखने के लिए आपके पास VLC मीडिया प्लेयर है, MKV प्लेयर है, जो आपके फोन में भी इवन होते हैं। तो वो उसी हिसाब से इन बाइनरीज को पढ़ते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम लोग इमेज पे आते हैं। इमेज भी जो है हमारे पास वो कैसे स्टोर होती है, वो भी बाइनरी में स्टोर होती है।
तो इमेज में अगर आप देखो या कोई भी स्क्रीन देखोगे आप, ठीक है, तो इमेज बनी होती है 2D ग्रिड से, उसको हम लोग ग्रिड ऑफ पिक्सल्स कहते हैं, यानी वो एक ग्रिड से बनी होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्राम खोला, आप उसमें जूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ और आपको दिखेगा एक छोटे से पिक्सल आपको ऐसे दिखेंगे। प्रॉब्ली आई कैन शो अ पिक्चर हियर। मैं आपको जो आपने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, सपोज इफ आई जूम इट मोर, अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा जूम करूँ इसको, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई देगा। ये जो यहाँ पे एक पिक्चर बनी है ना, छोटी सी पिक्चर ये वाली, तो दिस पिक्चर ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें आपके ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ग्रीन रेड आपको दिख रहा होगा कोई चीज, तो इनको हम लोग पिक्सल कहते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन को भी बहुत जूम करोगे ना, तो ये बनी होती है पिक्सल से। तो कोई भी इमेज जो होती है बेसिकली दैट इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, वो मुझे बताना था। अब इन पिक्सल्स में क्या होता है, इन पिक्सल्स को हम लोग किसी भी वैल्यू में रख सकते हैं। सपोज अगर आपने देखा होगा बहुत पुरानी गेम्स जो आती थी, 8 बिट गेम्स आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, पिक्सल होते थे, ठीक है। हमारे पास पिक्सल्स में क्या था, हम हर एक पिक्सल का कलर हम लोग मैच कर सकते हैं। तो यहां पे मेरे पास एक पिक्सल है, सपोज अगर मुझे एक ब्लैक एंड व्हाइट की इमेज चाहिए, तो आई वुड नाउ गो इनटू बिट्स। ब्लैक एंड व्हाइट की इमेज चाहिए तो ब्लैक को मैं मानूंगा 1 और 0 मतलब होगा व्हाइट। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सपोज मैंने कोई बिट पैटर्न लिखा यहां पे, और जैसे मैंने वो बिट पैटर्न लिखा, कंप्यूटर उसको रीड करेगा। सपोज मुझे यहां पे सपोज 1 लिखना है, तो मैं ऐसे 1 लिख सकता हूं, इसको कलर कर दो ब्लैक से, इसको कलर कर दो 1, ठीक है। तो यहां पे भी कलर कर दो और यहां पे भी सपोज कलर कर दो। यहां पे आपको दिख रहा होगा रफली कि ये 1 की शेप ले रहा है। तो इफ यू सी दिस इन द शेप ऑफ 1, ठीक है। ऐसे ही जाके आपका डिस्प्ले काम करता है। नाउ यू अंडरस्टूड कि पिक्चर कैसे बनती है, एक इमेज कैसे बनती है। इट्स अ ग्रिड ऑफ पिक्सल्स, ग्रिड ऑफ पिक्सल्स। और यहाँ पे एक यूनिट ऑफ पिक्सल ऐसा होता है। ये आप जो डब्बा यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिक्सल है। आप अपनी स्क्रीन को बहुत जूम कर लेना, वहां पे जो आपके टीचर है ना, उनसे आप जूम कराना पेंट को, वहां पे आपको वो पिक्सल दिखाई देगा। अब ये तो हमारे पास होगी ग्रे स्केल इमेज। ग्रे स्केल इमेज में क्या होता है, आपके पास या तो 1 होगा तो वो आपका वो ब्लैक पिक्सल होगा, या तो 0 होगा मतलब व्हाइट पिक्सल होगा। लेकिन अगर आपके पास जो कलर्ड पिक्चर्स होती है, कलर्ड इमेजेस होती है, तो उनमें क्या होता है, उनमें 3 चैनल्स होती है, एक रेड, एक ग्रीन और ब्लू चैनल। वो 3 चैनल से बनी होती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राई कलर थियरी। ट्राई कलर थियरी का मतलब यह है कि कोई भी दुनिया का कलर जो है ना, वो आप इन 3 कलर से मिला के बना सकते हो। आप रेड का कुछ पोर्शन लोगे, ग्रीन का कुछ पोर्शन लोगे और ब्लू का कुछ पोर्शन लोगे, आप कोई भी कलर यहां पे बना सकते हो। और यहां पे क्या होगा, हर एक जो रेड ग्रीन ब्लू का जो कलर हो ना, इसकी एक रेंज होती है। इट टेक्स अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। यहां पे भी 0 to 255, यहां पे भी सेम 0 to 255 एक वैल्यू लेता है ये। और उस वैल्यू से आप लोग क्या कर सकते हो, उससे आप कोई भी चीज कलर्ड बना सकते हो। यहां पे अगर आपको कलर्ड इमेज होगी, तो कलर्ड इमेज में आपके पास 3 चैनल्स होती है। तो 3 चैनल्स में क्या होता है, हर एक चैनल में अपना अपना पिक्सल होता है, और उसका रेड वैल्यू होता है, ग्रीन वैल्यू होता है और ब्लू वैल्यू होता है। और मैंने क्या बोला, अगर आप ग्रीन, रेड और ब्लू को किसी प्रपोर्शन में मिक्स कर दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक कलर्ड पिक्चर आएगा। तो यहां पे मैंने क्या बोला, इमेज कैसे स्टोर होती है, फिर इमेज आर बंच ऑफ पिक्सल्स, और पिक्सल कैसे स्टोर होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू वैल्यूज में। और इनको रेड का वैल्यू, ब्लू का वैल्यू और ग्रीन का वैल्यू दिया जाएगा। यहां पे आपको अपने टीचर दिखाएंगे ऑनलाइन कि कैसे हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू इनको मिक्स करके कैसे कोई भी कलर बना सकते हैं, कि इनका अपना अपना कलर का कोड होता है। वो कलर कोड आपके पास होगा, रेड कितना मिलाओगे, ग्रीन कितना मिलाओगे और ब्लू कितना मिलाओगे। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो भी मेरे पास डेटा है, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो इमेजेस के फॉर्म में हो, ठीक है। आपको अब पता है कि अभी ऑडियो, वो मैंने पिछली बार भी इनको होमवर्क दिया था, ये आप देखो कैसे स्टोर होता है, ठीक है। वीडियो तो आपको पता ही है, आप वीडियो कैसे होगा, इट विल बी इमेजेस एंड ऑडियो, ठीक है। तो आपका पीडीएफ वो सब टेक्स्ट आपने देख लिया। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। इसीलिए बाइनरी का पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। तो हियर आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।